वेलकम टू सरावगी क्लासेज। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एजुकेशन साइकोलॉजी में एक विशेष जो रिजल्ट आता है कि वास्तव में हम ये महसूस करते हैं कि हमें जानवरों से दूध प्राप्त होता है, दूध से हम दही बनाते हैं और दही से मक्खन, छाछ और मक्खन से घी प्राप्त होता है। वही हालात है कि मनोविज्ञान को पहले हमने आत्मा की विज्ञान दर्शन से रिलेटेड उसकी सारी भूमिका प्रस्तावना को जाना, उसको परिभाषित किया। फिर मनोविज्ञान के माध्यम से हमने लर्निंग को पढ़ा। वैसे तो स्कूल से है बहुत सारी चीजें, लेकिन जो एजुकेशन से रिलेटेड जिन चीजों पे फोकस करने की बातें हमारे मन दिल दिमाग में रहती है कि मनोविज्ञान, तो हमने लर्निंग, अधिगम, सीखना, उसके बारे में बहुत कुछ जाना। अधिगम के बाद हमने मोटिवेशन के बारे में जाना कि अधिगम और प्रेरणा का आपस में गहरा संबंध भी है और प्रेरणा ही अपने आप में एक विकसित चीजें हैं। प्रेरणा के पश्चात हमने बुद्धि को अपनाया कि जब अधिगम है तो बुद्धि है, बुद्धि के बिना तो अधिगम संभव ही नहीं है। अब जब ये तीनों चीजें दूध, दही और छाछ एकत्रित हो गए तो इससे जो हमारा व्यक्तित्व, जिसको हम बड़े पर्सनालिटी के रूप में आदि अनादिकाल से पर्सनालिटी का संसार की समस्त प्राणी, जानवर में भी हम पर्सनालिटी को देखते हैं, नस्ल देखते हैं, चाहे गाय हो, भैंस हो, बैल हो, घोड़ा हो, गधा हो, अनेक प्राणी। लेकिन मनुष्य तो स्वयं एक बुद्धिजीवी प्राणी है और उस बुद्धिजीवी प्राणी को अपने व्यक्तित्व का समायोजन नितांत आवश्यक प्रक्रिया है। व्यवहार और एडजस्टमेंट, व्यवहारगत अनुकूलन, ये मानव की सर्वोत्कृष्ट कृति है और उसी का ही हम ये संगठन पढ़ते हैं कि वास्तव में मानव किस प्रकार से इसकी नेचर, टाइप एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व का स्वरूप, प्रकार व विकास को हम कैसे जाने, ये हमें बताता है। तो पूर्व में तो जो कॉमन में एक लाइन बोलना चाहूंगा कि व्यक्तित्व मनुष्य की जन्मजात तथा अर्जित विलक्षणताओं तथा उसके आंतरिक एवं बाह्य पक्षों का गद्यात्मक संगठन है। इन दो लाइन में जो मोटे मोटे रूप से हम कहना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, पुनः रिपीट कर रहा हूं कि व्यक्तित्व मनुष्य की जन्मजात, जो हमारे जन्मजात हमारे गुण हैं, तथा अर्जित विलक्षणताएं, जो हम अलग अलग विलक्षणताएं, जो हमारी प्रतिभा है, हमारे लक्षण है, विलक्षण है, तथा उसके आंतरिक, उसके इंटरनल और उसके एक्सटर्नल जो पक्ष हैं का जो गत्यात्मक संगठन है, वो हमारा मिलजुल के व्यक्तित्व कहलाता है। तो इस प्रकार से कॉमन रूप से हम व्यक्तित्व को किस प्रकार से परिभाषित करें तो ये आया। अब अलग अलग जो हमारे विश्व के मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने उनको परिभाषित किया। उसमें सबसे पहले मन महोदय ने कहा कि व्यक्तित्व एक व्यक्ति के गठन, व्यवहार के तरीकों, रुचियों, दृष्टिकोणों, क्षमताओं और तरीकों का सबसे विशिष्ट संगठन है। व्यक्ति का स्वयं का गठन कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, उसके तौर तरीके कैसे हैं, उसकी रुचियां कैसी है, उसकी दृष्टिकोण क्या है, एटीट्यूड क्या है, उसकी क्षमताएं, कैपेसिटी क्या है, और तरीकों का सबसे स्पेसिफिक जो रूप है, उसको सब मिलाकर के संगठन तैयार होता है। सेकंड, वॉरेन महोदय ने पर्सनालिटी को किस प्रकार से परिभाषित किया। व्यक्तित्व व्यक्ति का संपूर्ण मानसिक संगठन है जो उसके विकास की किसी भी अवस्था में होता है। अलग अलग अवस्थाएं होती है हमारी, शेष अवस्था, बाल्य अवस्था, किशोरावस्था, तो अलग अलग अवस्थाओं में विकास होता है। तो वॉरेन महोदय ने संपूर्ण मानसिक संगठन को बताया कि विकास की किसी भी अवस्था में होता है। रेक्स महोदय कहते हैं कि व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य तथा अमान्य गुणों का संगठन है।
यानी व्यक्तित्व का निर्धारण समाज करता है। हम नहीं कह सकते मैं बहुत अच्छा हूं, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण कौन करता है? समाज करता है। समाज में उसका क्या स्थान है? तो व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य तथा अमान्य गुणों का संगठन है, ये रेक्स महोदय ने बताया। और मैं यहां तक समझता हूं कि इसमें बहुत बड़ी बात आ गई। डैसील महोदय ने कहा कि व्यक्तित्व व्यक्ति की संपूर्ण प्रतिक्रियाओं एवं प्रतिक्रिया संभावनाओं का संस्थान है, जैसा कि उसके परिवेश में जो सामाजिक प्राणी है। मनुष्य क्या है? एक समाज, बिना समाज के मनुष्य रह नहीं सकता। गाय भैंस भी झुंड में रहते हैं, भेड़ बकरी भी। तो मनुष्य तो एक सामाजिक प्राणी होना असंभावी प्रक्रिया है, उसके द्वारा आंका जाता है। ये व्यक्ति के व्यवहारों का एक समायोजित संकलन है। संकलन का मतलब संग्रह, जो व्यक्ति अपने सामाजिक व्यवस्थापन के लिए करता है। हमारा सोशल अरेंजमेंट कैसा? हम सब समाज के लिए जीते हैं कि हमारा समाज में नाम हो, समाज चले, सामाजिक व्यवस्था है, समाज एक संस्थान है। नेक्स्ट, गैरिसन, कॉल्सी और अन्य मतलब मिलकर के उन्होंने परिभाषा दी व्यक्तित्व की कि व्यक्तित्व संपूर्ण मनुष्य है। जो हमारी पर्सनैलिटी है वो हमें मनुष्य बनाती है। संपूर्ण मनुष्य है, उसकी स्वाभाविक जो नेचुरल है अभिरुचि, हॉबीज है तथा क्षमताएं, कैपेसिटी और उसके भूतकाल में अर्जित किए गए ज्ञान। हम पहले क्या पढ़े हुए हैं? भूतकाल में अर्जित किए गए ज्ञान, इन कारकों का संगठन तथा समन्वय, कोऑर्डिनेशन, व्यवहार, प्रतिमानों, आदर्श, मूल्यों तथा अपेक्षाओं की विशेषताओं से पूर्ण होता है। प्रिय विद्यार्थियों, यहां एक वर्ड आया मूल्यों, बहुत बड़ी विचित्र बात है। और मैं एक शिक्षक हूं और शिक्षक होने के नाते मुझे बड़ा दुख होता है कि आज भारतवर्ष अपने नैतिक मूल्यों को कम करता चला जा रहा है। और जो ये पाठशालाएं हैं, जो विद्यालय है, ये नैतिक मूल्यों को विकसित करने का ही एक पड़ाव है। हमारे प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने अपने पुस्तक प्रकाशन में 32 नैतिक मूल्य बता रखे हैं। और जो हमारी एनसीईआरटी है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर ट्रेनिंग, उसने 83 नैतिक मूल्य, परोपकार, सहिष्णुता, सच्चाई, ईमानदारी, यानी जितने भी जो हम जानते हैं, अहिंसा, बहुत सारे, इन नैतिक मूल्यों का विकास करने के लिए ही जो है ये विद्या के मंदिर बनाए गए। मैं नहीं कहता हूं वह नैतिक मूल्यों का समावेश नहीं होता, लेकिन इसके लिए एक पैमाना होता है। जिस प्रकार आइसक्रीम को जमाने के लिए अपन संचे काम में लेते हैं, कुल्फी को जमाने के लिए संचा होता है, तो उनमें तो प्लास्टिक के या किसी चीज के तो प्रोडक्ट होते हैं। एजुकेशन इज प्रोसेस, नॉट ए प्रोडक्ट। बार बार मैं पहले भी रिपीट करता हूं, एजुकेशन एक प्रोसेस है, प्रक्रम है, प्रोसेस के द्वारा गुजरता है। बच्चा नर्सरी से लेके 16 क्लास तक पढ़ता है। आजकल तो 16 की जगह उसकी 19 होगी, नर्सरी, एलकेजी और एचकेजी, फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। या ग्रेजुएशन करता है तो भी 17 साल तक वो पढ़ता है, पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, सभी करता, और डिग्री। तो इन फील्ड में ही उसके मूल्यों का विकास होता है, नैतिकता का विकास होता है, और उसी के ऊपर पर्सनैलिटी टिकी हुई है। पर्सनैलिटी का मतलब कोई आदमी मोटा होने से, ये अपने बाह्य स्वरूप और बाह्य रंग ठीक है, जब अपन शिक्षा के बारे में कम जानते। आज मेंटल हेल्थ का जमाना है, मानसिक स्वास्थ्य जो मेंटल हेल्थ साइंस है, उसने तो पर्सनैलिटी की प्राचीन अवधारणाओं को बदल दिया। कि पहले हम मोटे देख के, ताजे देख के, लंबे देख के पर्सनैलिटी से अवलोकन करते थे या उससे खुश हो जाया करते थे। आज उस मेंटल हेल्थ विज्ञान ने इस पर्सनैलिटी का रूप ही बदल दिया, और वास्तव में हम सत्य को स्वीकार हमें करना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे जो परिभाषा आई थी, गैरिसन, कॉल्सी और अन्य, और बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है। तो उसके अंदर जो हमारे प्रतिमान का मतलब आदर्श से होता है कि हम किसी भी चीज का आदर्श जो है वो हम दें। तो हमारा जो आदर्श होता है, टीचर स्वयं एक आदर्श होता है। प्रतिमान का मतलब टीचर इज ए मॉडल, प्रतिमान का अंग्रेजी वर्जन है मॉडल्स। तो टीचर अपने आप में एक मॉडल है। मैं आपके सामने खड़ा हूं तो कहने का मतलब मेरे हाव भाव अच्छे हैं बुरे जो भी है वो सटीक है। तो टीचर एक
प्रतिमान के रूप होता है। व्यवहार उसका होता है वो कड़वा है, मीठा है, कैसा है, जहाँ कड़वा होना पड़ा, कड़वा भी होना पड़ता है, मीठा होना पड़ता है, हाँ मीठा भी रहना पड़ता है। तो इन सब चीजों में यहाँ जो मूल्य है, मेरा कहने का मतलब जो हमारे प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा जो प्रकाशन किए वो 32 है, वो भी उनसे में, और 83 में वो सारा और बढ़ जाते हैं उन्हीं चीजों से। तो ये दर्शन में, और जो हमारे फर्स्ट जो ओल्ड पाठ्यक्रम था आज भी है, जो दार्शनिक का पेपर है फिलोसॉफिकल एंड सोशल बेसिस ऑफ एजुकेशन, फर्स्ट पेपर जिसे उदयमान भारत में था ओल्ड पैटर्न में, तो वहां पे चाहे वीएमओई की किताब हो, चाहे इग्नू की किताब हो, या अपने अन्य लेखक की किताब हो, वहां पे करीब जो है 83 मूल्य हैं, जिनको अपन जानते ही हैं, परोपकार, सही सुन, जितने भी जो मैं आपको बोल रहा हूं, इस प्रकार से आप अपने इन मूल्यों को विकसित करें। तथा अपेक्षाओं की विशेषताओं से पूर्ण होता है। ये गैरिसन महोदय की परिभाषा अपने आप में बहुत ही सारगर्भित है, कि जिसको विस्तृत रूप से उन्होंने समझाया है। आल्पर्ट महोदय जो तो व्यक्तित्व के अंदर नामचीन है, कि आल्पर्ट महोदय के बिना व्यक्तित्व का अध्ययन ही अधूरा है। तो उन्होंने बड़े समराइज करते हुए, व्यक्तित्व मनोदैहिक व्यवस्थाओं का वह गत्यात्मक संगठन है, गत्यात्मक मतलब गतिशील, डायनामिक संगठन है, जो वातावरण के साथ उसके अपूर्व अभियोजन का निर्धारण करता है। समायोजन और अभियोजन मिलते जुलते बड़े, उन्होंने दूसरे रूप से भी परिभाषा दी है। अल्पर्ट महोदय ने जो परिभाषा दी है, वहां कहीं समायोजन वर्ड है, कहीं वहां गतिशील वर्ड है। तो डायनामिक का मतलब ही गतिशील होता है, ये तो डायनामिक व्यक्ति है। तो व्यक्तित्व मनोदैहिक, जो हमारा साइको एनालिसिस है, बॉडीली है, व्यवस्थाओं का वे गत्यात्मक संगठन है, जो वातावरण के साथ उसके अपूर्व अभियोजन का निर्धारण करता है। विजन्स एंड विजन्स, व्यक्तित्व मनुष्य की आदतों, हैबिट्स, दृष्टिकोणों तथा विशेषताओं का संगठन है। ये जीव शास्त्रीय, सामाजिक तथा सांस्कृतिक कारणों के संयुक्त कार्य द्वारा उत्पन्न होता है। फिर कुर्ट लेविन महोदय ने कहा, व्यक्ति व्यवस्थाओं का गत्यात्मक योग है। वही जो अल्पर्ट महोदय ने कहा, उसको और छोटा करते हुए कि व्यक्ति व्यवस्थाओं का गत्यात्मक, डायनेमिक है। ड्राइवर महोदय, जेम्स ड्राइवर महोदय ने व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग व्यक्ति के उन शारीरिक, मानसिक, शारीरिक मतलब फिजिकल, मेंटल, मॉरल नैतिक और सामाजिक सोशल गुणों के सुसंगठित और गत्यात्मक संगठन के लिए किया जाता है, जिसे वे अन्य व्यक्तियों के साथ अपने सामाजिक जीवन के आदान प्रदान में प्रदर्शित करता है। जेम्स ड्राइवर महोदय ने जो गैरिसन कार्ल और अल्पर्ट महोदय ने जो परिभाषा दी है, उसके रूप में ही व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग व्यक्ति के उन शारीरिक, मानसिक, नैतिक और सामाजिक गुणों के सुसंगठित और गत्यात्मक संगठन के लिए किया जाता है, जिसे वे अन्य व्यक्तियों के साथ अपने सामाजिक जीवन के आदान प्रदान में प्रदर्शित करता है। क्योंकि समाज के बिना हम रह नहीं सकते, और समाज में सभी अपने आप में बड़े होते हैं। तो उसमें आपका कैसा व्यक्तित्व है, आप कैसे वहां अपनी भूमिका रखते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, अपने किस प्रकार से वहां व्यवहार रखते हैं। वैलेंटाइन ने कहा, व्यक्तित्व जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। इस प्रकार से अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषाएं दी, और भी मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने परिभाषाएं अपनी दी है। समय समय पर अपन उन परिभाषाओं को भी, और जब कभी मौका मिलेगा, उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। अब हम कोशिश करते हैं कि व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, व्यक्तित्व को मतलब जो है कौन कौन से कारक जो है प्रभावित करते हैं। तो मोटे रूप से दो कारक बताए गए, जैविक कारक और पर्यावरण कारक। पर्यावरण का मतलब जो हमारे चारों ओर सब कुछ है, सराउंडिंग, पर्यावरण का विभिन्न रूपों से होते हैं। तो पर्यावरण के बारे में भी डिस्कस करेंगे, और उससे पहले जैविक कारक। अब जैविक कारक में पहला तो शरीर ही होता है। शारीरिक गठन कैसा है, अब आदमी बहुत ज्यादा मोटा हो गया, चलने की उसको दिक्कत आती है। बहुत पतला है तो लगे हवा तेज आई तो कहीं उड़ नहीं जाऊं। बाहर ना कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ये भी एक रेशियो होता है कि बालक 16 वर्ष का है तो कम से कम उसमें 3 गुना वजन होना चाहिए, 16 से 48। अब ऐसा नहीं का मतलब जो है, फिर उसके एक निश्चित एवरेज होता है कि 18 साल का बच्चा हो गया तो उसमें यदि 60 किलो हो गया तो ठीक है, हष्ट पुष्ट है, अच्छा बनता है, लेकिन 54 तो होना ही चाहिए। अब उसमें तो पता पड़ता है कि 40 किलो है तो वो कमजोर है। तो शारीरिक रूप से भी हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक हैं। यानी कि उम्र के अनुसार
वृद्धि भी होती है। ये सब शेड्यूल है अपने कोर्स में, इसीलिए मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ कि अलग अलग पार्टों में अपन पढ़ते हैं कि एवरेज जो विद्यालय में मापन भी किया जाता है, 6 मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक तो होता है। बहुत सी बार 2-3 साल से तो ये नियम आ ही जाता है, और अलग पीटीआई है, खेल कूद होता है, सभी चीजों से। तो यहाँ कहने का मतलब है कि मैं जहां तक समझता हूँ कि एक मनुष्य नॉर्मल, उसकी बात अपन करते हैं, बालियां बच्चों पे कम जा रहे हैं, तो मानव का जो मिनिमम वजन है वो 65 किलो होना चाहिए, एवरेज, जिसको औसत अपन अच्छे व्यक्ति 65 केजी, और मैक्सिमम भाई लंबाई ज्यादा तो बट नेचुरल वजन भी ज्यादा होगा तो 72, और 75 के बाद वो रोग के कारण है, यानी कि उसका मोटापा बढ़ जाएगा। बहुत सी बार होता है, वर्किंग है तो ठीक है वो मेंटेन करते हैं, लेकिन उनको फिर बाद में जब उनकी उम्र ढलती है तो दिक्कत आती है। आप देखते हैं मेरा वजन 85 है, 90 है, 92 है, तो ऐसे व्यक्ति जब वर्किंग है, काम कर रहे हैं, पहले साइकिलिंग कर रहे हैं या हार्ड वर्क कर रहे हैं या पैदल चल रहे हैं या और श्रम कर रहे हैं, तब तक तो ठीक है, कुछ बढ़ भी जाता है झटके का। लेकिन जो काम कम करते हैं या ऑफिस वर्क है या शारीरिक श्रम का जैसा काम नहीं है, तो मेरा ये अनुभव है कि 65 और 72 एक अच्छा, 65 उनके लिए जिनकी थोड़ी लंबाई कम है, कदकाठी एवरेज है, और जिनकी लंबाई ठीक है, भरपूर है, 5 फुट 9, 5 फुट 10 इंच, तो उनका 72 है, 75 है, तो वजन ठीक है। महिलाओं में 50 से लेके 60-65 के बीच में वजन रहना चाहिए, कि थोड़ी लंबाई मोस्टली कम ही होती है एवरेजली, और लंबाई होती भी तो अपने को दिखता है लेकिन पुरुषों जितनी नहीं होती है। तो ये एक एवरेज कारण रहता है कि मतलब जो शारीरिक कारक है हमारा, तो उसमें भार, वाणी में तो हमेशा विनम्रता होनी चाहिए। ठीक है, बच्चों को अपन डांटते हैं, पढ़ाते हैं, तो वो एक अलग होता है, तो उसमें भी आप में समझ होनी चाहिए कि नारियल बाहर से हार्ड होता है लेकिन अंदर से सॉफ्ट होता है, और टीचर में वो गुण होने चाहिए कि टीचर का सॉफ्ट कॉर्नर तो होना चाहिए। हार्ड का मतलब है कि अब 100 बच्चे क्लास में, अब छोटी क्लास में तो होता है, हायर में तो होता है कि अपन जो है कहीं सेमिनार लेना है, तो ये थोड़ी 10-10, 5-5 के लिए संभव भी नहीं होता है। अब वहाँ 100 लोगों को, और सब बड़े भी हैं, बराबर के टीचर हैं, अब वहाँ को लाठी भाटे से तो बात नहीं कर सकते, पत्थर से कि उनको डांट देंगे, पीट देंगे। बच्चों को तो फिर भी पहले के टाइम में डांट पीट दिया जाता था, आजकल सुधार हुआ, लेकिन उसके लिए जो मैंने बात टीचर्स की एब्रीविएशन बताया, एफिशिएंसी, यदि अपने में एफिशिएंसी है सब्जेक्ट तो आपको नमन करेंगे और बिल्कुल पढ़ें। दूसरा मैंने बताया कि थोड़ा एनर्जेटिक का मतलब नहीं कि अपन वहां उनसे कोई कुश्ती आएंगे, लेकिन अपना जो होलिया है, चाल है, यूनिफॉर्मिटी है, अपना एक बोलने का लहजा है, उससे क्या होता है कि अमिट छाप सामने लोगों पे पड़ती है, और फिर जब आप अपना भाषण, उद्बोधन, वाद विवाद जो कुछ भी उनको प्रसारित करेंगे, तो उससे वो आपको नमन करेंगे और स्वतः ही कंसंट्रेशन हो जाएगी। बाकी मानव मन होता है, बैठे हैं, गप्पे लगा दें, चुप। तो ये कि जैविक कारक में शरीर के संबंधी मैंने आपको कुछ बातें, पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया, कि बाकी तो क्या है भाई, रंग रूप होता है, सारे गठन होता है, उससे अपन देख देते हैं। फिर आता है अंतःस्रावी ग्रंथियां। प्रिय विद्यार्थियों, में इसीलिए बड़े कुछ चीजों में मुझे अच्छा भी समझते हैं, बुरा भी समझते हैं। बुरा है कि मैं मेरी जिद पर रहता हूं, मैंने विज्ञान के अंदर चाहता तो कोशिका पढ़ाना चालू कर देता, मैं बहुत सारे मैटर था, लेकिन मैं अपनी थेरेपी से चलता हूं कि मैंने जो है विटामिन, हार्मोन, ये चीजों पे जोर दिया, ब्लड पे, इसके हम पढ़े, क्योंकि अब जब जगह जगह पढ़ते हैं, मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, यहाँ पे साइंस आ गई, क्योंकि ये नाम बल्कि आर्ट्स का सब्जेक्ट है, क्योंकि आता है मनोविज्ञान कला या विज्ञान है। अभी कला में तो इसको डाल दिया गया कि इसकी भी मनोविज्ञान लैब होती है, प्रयोगशाला, सब कुछ। साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस, है ना, लेकिन अपन इतनी गहराई में नहीं जा रहे हैं कि इसको ठीक है कला में ही पढ़ रहे हैं, विज्ञान में ही पढ़ रहे हैं। एमए साइकोलॉजी होता है, और बीएससी जो उसके नर्सिंग स्टूडेंट होते हैं उनको ठीक है एमएससी डिग्री मिल जाती है। लेकिन कहने का मतलब ये है मेरा कि अंतःस्रावी ग्रंथियों पे ये मनोविज्ञान टिकी हुई। अब जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, उनका काम है स्त्रावित करना हार्मोन का। अब हार्मोन का मतलब ये कि अपने कमी भी रोगदायक है और अधिकता भी रोगदायक। अब जब बालक को, टीचर को सॉरी, ज्ञान होगा मनोविज्ञान का और व्यक्तित्व से संबंधित इन बातों का, तो जब बालक को टीचर पढ़ाता है और हेडमास्टर साहब उसका अवलोकन करते हैं, दोनों एक ही बात है, हेडमास्टर साहब स्वयं एक टीचर, एक पीरियड लेते भी है सभी, तो उसमें पेरेंट्स को बुला करके उलाना दे सकते हैं, भाई बच्चे पे थोड़ा ये ध्यान रखें, या किसी वेद को, चिकित्सक को परामर्श दें, और अर्ली स्टेज पे उनकी क्योर होना भी मुमकिन है, संभव होता है। क्यों? कि वहां पे उनकी चीज को रोकथाम हो जाती है। तो मेरा यहाँ है कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, इनसे स्त्रावित रस रक्त में मिलकर शरीर के विभिन्न अंगों में
पहुंचता है, जब उचित रूप से कार्य नहीं करती है हार्मोन्स हमारे, तो संबंधित अंगों की कार्य प्रणाली और विकास में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। समझे आप बात? ठीक से चल रहा है, पानी भी दोरे में कंटिन्यू बहता रहता है और कहीं भी बाधा आ गई तो वो रुक गया या टर्न हो गया, पाला टूट गया। तो ये हमारी बॉडी की हालत होती है, जो हमारी जैसे थायराइड ग्लैंड है, गल ग्रंथि है, अधिकता से तनाव, चिंता, बेचैनी, उत्तेजना, इरिटेशन, ये सब रहता है। कमी है तो थकावट होगी, मानसिक दुर्बलता होगी, बौना कद हो जाएगा, ग्रोथ ही नहीं होती है, तो ये उसका होता है। अब एडिनल ग्रंथि है तो आदमी झगड़ल होता, परिश्रमित होता है, लेकिन वो गाली बोलता, काम करता और क्यों? उसका हार्मोन बन रहा है एड्रिनल से, तो उससे उसकी प्रॉब्लम होती है। पीयूष ग्रंथि जो हमारी मास्टर ग्रंथि है, मटर के दाने जैसी ग्रंथि है, बहुत अच्छी ग्रंथि, लेकिन ये रेगुलाइज रहनी चाहिए। जब इससे अधिकता हो जाती है तो आदमी की लंबाई 6.5, 7, 7.5, 8 फुट लंबे हो जाते हैं, विशालकाय हाथ पैर हो जाते हैं, आंखें अलग लगती हैं, नाखून बढ़ते हैं, नाखून एब्नॉर्मल होते हैं, टेढ़े मेढ़े और बड़े मोटे मोटे, तो ये जाइंटिज्म होता है, दैत्याकार। और यदि कमी है तो फिर वो बोने भी जाते हैं, दब्बू रहते हैं, विकसित में। तो ये पीयूष ग्रंथि के हार्मोन का मोटे, बाकी अपने सारे हार्मोन पढ़ रखे हैं। तंत्रिका तंत्र होता है, ब्रेन से रिलेटेड होता है, वो उद्दीपन और जो अनुक्रिया, परिवर्ती क्रिया है, तो इससे तो ये कब सिस्टम चलेगा? जब हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियां, हार्मोन सही हो। तो इस प्रकार से हमारे जो जैविक कारक थे, उसमें पहले शरीर को बताया, फिर अंतःस्रावी ग्रंथियां, और इस प्रकार से पर्यावरण संबंधी कारक दूसरा टॉपिक आता है। पर्यावरण संबंधी कारक फिजिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट और सेंट्रल एनवायरनमेंट। इसको अलग अलग बात है। फिजिकल रूप से हम जब बात करें एनवायरनमेंट, जो ठंडे प्रदेशों के लोग होते हैं, अपन देखिए कि अंग्रेज जो है ठंडे प्रदेश के लोग हैं, उन्होंने 200 वर्ष तक भारत पे राज किया। उसका कारण है कि उन लोगों में परिश्रम होते हैं, साहसी होते हैं, बड़े लेबोरियस होते हैं, तो शारीरिक रूप से। और अपने जो यहाँ गर्म प्रदेश, थोड़ी भी गर्मी पड़ती है, दिल्ली की गर्मी चाहे, तो हल्के से लोग आलसी रहते हैं। और यहाँ तो कम है, अफ्रीका में देख लो, पढ़ाई का वातावरण, अब पढ़ने में थोड़े जागरूक हुए हैं वहाँ के लोग जो है पढ़ने के प्रति, क्योंकि वहाँ गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, भूमध्य रेखा बिल्कुल टच करते हुए जा रही है। तो फिजिकल जो हमारा एनवायरनमेंट है, वो भी हमारे को कहीं तो गर्म प्रदेशों में लोग अस्वस्थ होते हैं, काले होते हैं, आलसी होते हैं, और ठंडे प्रदेशों में लोग जो है मतलब उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊंचा होता है, साहस होता है। और ये मैंने आपको यूरोपियन कंट्रीज का उदाहरण बताया। अपने यहाँ जब राज्यवार सोचते हैं तो थोड़ा यहाँ भी आपको हल्का हल्का उसको सोचने मिलता है। खैर, सामाजिक पर्यावरण, सामाजिक का मतलब माता पिता का व्यवहार, माता पिता कैसे, परिवार का व्यवहार, बच्चा परिवार रखता है, पड़ोस कैसा, अपन पड़ोसी तो भगवान होता है। कितने वास्ट सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन है, क्योंकि हर काम पड़ोसी पड़ता है, रिश्तेदार बाद में आते हैं, दूसरे बाद में आते हैं, पड़ोसी खट भग के आ जाता है, तो पड़ोसी भगवान होता है। विद्यालय, जहाँ बच्चा विद्यालय में जाता है, विद्या मंदिर के अंदर, और कोई हमारे सामुदायिक स्थान केंद्र वगैरह होते हैं, तो इस सामाजिक पर्यावरण होता है, वो भी हमारा अच्छा। आर्थिक पर्यावरण मतलब भूखे भजन ने होई गोपाला, मतलब ये नहीं कि बहुत धनाढ़ होने से पढ़ाई होती है, लेकिन जो अपनी रोजमर्रा की जरूरत होती है, रोटी कपड़ा मकान, वो पूरी हो जाए, तो उसका भी नहीं, तो उस पर फिर अपन कुंठित हो जाते हैं, थोड़े मन में एक द्वंद आ जाता है, तो हमारा व्यक्तित्व बनने में दिक्कत आती है। सांस्कृतिक पर्यावरण, भाई मनोवेग, मनोरंजन होता है, अपन इच्छा भाई गांव में गांव के तरीके से पहले मेले त्योहार वगैरह, मारवाड़ी खेल वगैरह हुआ करते थे। अब आजकल सांस्कृतिक में वीणा है, विद्यालय में वीणा का बड़ा महत्व होता था, और भी वहाँ हारमोनियम भी होता है प्रेयर के टाइम, है ना, और कभी कुछ जयंती मनानी है, कभी कृष्ण भगवान के वक्त, तो भजन वगैरह भी गा लिया करते थे। तो इन सबका भी हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में कारक है ये, जो यदि इनके अभाव है तो हानिकारक है, और अधिकता है वो भी फिर पढ़ाई नहीं होगी। बैलेंस चलते हुए इनका अपने आप में एक महत्व है। तो ऐसे धीरे धीरे फिर मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जो कैटिल महोदय थे, इन कैटिल महोदय ने शुरुआत में ज्ञानात्मक, स्वभाव और भावात्मक रूप से इनको बांटा, और फिर मतलब उन्होंने कहा कि मतलब जो कुछ ऐसे पॉइंट है जो दो प्रकार से, जैसे अपन बहिर्मुक्ता और अंतर्मुक्ता जो एंड में पढ़ेंगे, जुंग महोदय ने जो वर्गीकरण बताया, लेकिन यहाँ कुछ बातें हैं कि जैसे विश्वास एक तरफ तो दूसरी तरफ अविश्वास, एक तरफ बुद्धिमत्ता, एक तरफ मानसिक दुर्बलता, तीसरी तरफ संवेगात्मक प्रौढ़ता और दूसरी तरफ संवेगात्मक दुर्बलता, यानी अपोजिट बातें होती है। बाल स्वभाव, उधर उत्साहहीनता है, कहीं अधिकार प्रिय है तो कहीं नम्रता, अधीनता है, मतलब अधीनता स्वीकार कर लो, कहीं उदार है तो कहीं मतलब संकुचित है, कहीं कोमल हृदय है तो कहीं कल्पनाशील है, कहीं सामाजिक है। तो इस प्रकार से कैटिल महोदय ने 12 नॉर्मल ऐसे पॉइंट बताए, जिन्होंने बताया कि हमारे मतलब जो है कैसे भावात्मक और ज्ञानात्मक संबंध क्या है।
और फिर उन्होंने मतलब जो है इनके अलावा फिर हट करके उन्होंने गुणों को निम्न 4 श्रेणियों में बांट दिया। पहला का साधारण गुण, ईमानदारी और सहयोग। दूसरा का अद्भुत गुण, जिसमें स्वभावगत और संवेदनात्मक प्रतिक्रिया। बाह्य गुण में उत्सुकता और मूल गुण में प्रभुत्व भावना। विशेषताएं बताई उन्होंने, आत्मचेतन, सामाजिकता, समन्वय, साधन पूर्णता, समग्रता, एकीकरण, विकास की निरंतरता। इस प्रकार से अलग अलग मानव वैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व के बारे में अलग अलग कार्यों को अंजाम दिया, जो काफी बातें आपकी परिभाषाओं में आ चुकी है। विभिन्न प्रकार से हम अलग अलग रूपों से इनको देखते हैं। फिर आता है कि व्यक्तित्व के अलग अलग दृष्टिकोण, तो शरीर रचना का दृष्टिकोण है, समाजशास्त्री दृष्टिकोण है, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है। तो इसमें हमारे अलग अलग रूपों से मनोविज्ञान के व्यक्तित्व को बांटा। वैसे तो मैंने आपको पूर्व बताया कि मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ जो साइंस है, विकास के व्यक्तित्व की पुरानी धारणाओं को थोड़ा चेंज किया, परिवर्तित किया, बदल दिया है। तो व्यक्तित्व के क्रेसमैन ने 4 प्रकार बताए। पिकनिक निकनेम दिया उन्होंने। पिकनिक में उनका साहसी, छोटे, पुष्ट, गोल होते हैं। एस्थेनिक जिनको निकनेम दिया है, वो पतले होते हैं, चपटे होते हैं, कोमल होते हैं, लंबे अंग वाले, तंग सीने वाले होते हैं। एथलेटिक, उसमें मांसपेशियां भष्ट होते हैं, कंधे के चौड़े होते हैं, और लेकिन कभी उनको रोग हो गया तो मनोरोगी होने पर वो मनोविदलता के शिकार हो जाते हैं। डिस्प्लास्टिक, वो असामान्य होते हैं, मतलब उनमें असामान्यता पाई जाएगी। फिर सेल्डन ने 3 प्रकार से व्यक्तित्व को, एंडोमार्फिक। एंडोफार्मिक का मतलब होता है आराम पसंद, जो आराम पसंद होते हैं, भावुक होते हैं और सुख प्राप्त चाहते हैं। तो ये ऐसे व्यक्तित्व को सेल्डन ने क्या कहा, एंडोमार्फिक। दूसरा मेसोमार्फिक, गठीले, मजबूत, आक्रामक, लेकिन उनका उपलब्धि स्तर अच्छा होता है, यानी मेसोमार्फिक को अच्छे व्यक्तित्व के धनी बताएं। एक्टोमार्फिक, जो नाजुक होते हैं, पलायनवादी होते हैं। इस प्रकार शेल्डन महोदय ने व्यक्तित्व को 3 प्रकारों में बांटा। विलियम जेम्स के अनुसार 2 प्रकार के बताए व्यक्तित्व के धनी, कोमल हृदय वाले और कठोर हृदय वाले। कोमल हृदय में बुद्धिजीवी आते हैं, आशावादी आते हैं, आस्तिक आते हैं। कठोर हृदय में भौतिकवादी आते हैं, निराशावादी आते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने अलग अलग प्रकार से बांटा। फिर लास्ट जो है वो जुंग महोदय का है। जुंग का जो वर्गीकरण है वो सर्वोत्तम माना जाता है, बेस्ट है वो। उन्होंने सामाजिकता के आधार पर व्यक्तित्व धनी लोगों को 2 भाग, एक तो कहा अंतर्मुखी लोग होते हैं जिनको अंग्रेजी में बोलते हैं इंट्रोवर्ट, दूसरे होते हैं बहिर्मुखी जिनको एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं। फिर उनका अंतर्मुखी में एक तो थिंकिंग टाइप होते हैं, एक फीलिंग टाइप होते हैं, विचार प्रधान और भाव प्रधान। उन्होंने कहा तर्क प्रधान और दिव्य दृष्टि प्रधान होते हैं। ऐसे भाव प्रधान में तर्क प्रधान, दिव्य दृष्टि। अपने आपकी तो दिव्य दृष्टि है, आपको सब दिखाई देता है, आप तर्क प्रधान है, आप तो तर्क करते रहते हैं। तो अंतर्मुखी में बाद में उनको 2 भाग। बहिर्मुखी में भी विचार प्रधान, भाव प्रधान होते हैं, लेकिन वो वक्ता होते हैं, साफ बोलने वाले होते हैं। और अंतर्मुखी होते हैं मन, जैसे मतलब कोई आदमी लेखन तो अच्छा कर लेता है, लेखक तो बन जाएगा, लेकिन वो भाषण नहीं देगा। अब लेक्चर जो प्रोफेसर होते हैं उनकी तो बोलने में कमांड होना चाहिए, उनको एक्सप्रेस करना आना चाहिए। लिखने में तो भाई लेखक कला का काम, लेकिन कर दोनों काम उन्हीं के साथ साथ है। लेकिन बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो इंट्रोवर्ट है, वो लेखन कर लेते हैं, वो किसी चीज पे बहुत अच्छा कमांड दे देते हैं, लेकिन उनका एक्सप्रेशन पावर नहीं होता है। ये वाणी पे डिपेंड करता है, कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करता है, और जन्मजात भी गुण होता है। फिर जन्मजात के अलावा अर्जित भी करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। तो इस प्रकार से मनोविज्ञानिकों ने विशेष रूप से मैं आपको जो एंडोमार्फिक, मेसोमार्फिक और एक्टोमार्फिक है उसको भी आप ध्यान दें, क्योंकि इससे व्यक्तित्व को काफी आता है। फिजियोग्राफी में आता है, जो कल मैंने आपको फिजियोग्राफी जो बताई थी, एक बार आता है। तो उससे अपन कैसे मतलब सामुद्रिक रूप से जो है व्यक्तित्व को देखा जाता है। तो इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग इस व्यक्तित्व को बड़े अच्छे से मापे, फिर इसकी मापनियां वगैरह भी अपन पढ़ेंगे, और आपको अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, और इसमें सामने वाले का हौसला अफजाई करें, जिससे मैं आपको और मेहनत करूँ। नहीं तो ठीक है 5-7 टॉपिक दे दिए और ठीक है भाई साइकोलॉजी लोगों को रुचि नहीं है, देखना नहीं है, तो जितने, क्योंकि दूसरे जो विद्यार्थी हैं, चाहे वो साइंस के विद्यार्थी हैं, चाहे वो भूगोल के विद्यार्थी हैं, जिनकी तैयारी भी साइंस पढ़ने से है या राजस्थान के भूगोल और जीके से रिलेटेड है, और उसकी वाक्य में जो मेरा
वीडियो में मैंने कभी देखता हूँ कि भाई कितने लर्नर्स हैं, वीडियो लर्नर्स है, तो उसमें बड़ा रिजल्ट अच्छा है। लेकिन ये है कि बीएड डीएलएड करे हुए जितने भी जो हमारे बेरोजगार स्टूडेंट प्रतिभागी है, इनको इससे कंपटीशन में बैठ करके सफलता हासिल करनी है। और मैं बीएड कॉलेजों से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैंने कभी इसको ज़्यादा क्योंकि देश के नौनियालों को तैयार करने के लिए टीचर ही होते हैं, और टीचर्स बहुत सी बार रह जाते हैं मनोविज्ञान कारण, क्योंकि इसमें कोर्स जो होता है वो बड़ा लिमिटेड है, लेकिन इसके क्वेश्चंस नाना प्रकार। जब तक कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं होंगे, जब तक आप उस क्वेश्चंस का वहां पे निर्णय नहीं ले पाएंगे, 1 2 4 अटै आप कर लेंगे और फिर आप पीछे रह जाते हैं। क्योंकि बाकी सब चीजें आप पढ़ लेते हैं, एनवायरनमेंट है, हिंदी अंग्रेजी अच्छी होती है क्योंकि अपन शुरू से पढ़ रहे होते हैं। मनोविज्ञान आपने 12th तक पढ़ा ही नहीं, ग्रेजुएशन तक भी नहीं पढ़ते हैं। बीएड में तो एक फॉर्मल होता है, क्योंकि वहाँ 5 प्रश्न करके आने होते हैं, आपने तैयार कर लिया मोटे मोटे 4 परिभाषा, 5 कारक और प्रतीक। यहाँ तो कुछ भी, ये परिभाषा किसकी है, इनकी तुलना कीजिए, उसने क्या कहा इसने क्या कहा, तो इस प्रकार से नाना प्रकार से यह है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हौसला अफजाई करें, ये आपका काम है, पढ़ाना मेरा काम है। मैं जितना जानता हूँ उस चीजों को बड़े महत्व के दृष्टिकोण से। अब धन्यवाद।